Hello everyone, a very warm welcome to the Safal batch for CUET. I hope you all are doing fine and are ready to begin with today's class. So before we start with today's class, I would like to discuss briefly with you कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं. So पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन जुडिशरी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास कितने लेवल ऑफ कोर्ट्स हैं इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया. उसके बाद हमने डिस्कस किया जो इन कोर्ट्स के जजेस हैं, इनका मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, रिमूवल क्या है, इनके रिमूवल के ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो डिस्कस सम फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. So that way we discussed various concepts of our Indian judiciary. So with this background, let us proceed to today's class. हमारी आज की क्लास का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए, दैट इज द प्रॉपर्टी लॉ. सो प्रॉपर्टी लॉ में हम बेसिकली आज क्या क्या कवर करने वाले हैं, लेट अस गो थ्रू दैट. So the topics that we will be covering today are, first one will be your types of property, second, who can transfer property, third will be how can property be transferred, fourth, essentials of a valid transfer, and after that we will be discussing two very important doctrines. One is doctrine of election and another one is doctrine of lis pendens. और जितने भी हम concepts cover करेंगे आज की क्लास में, उसके basis पे we will be solving certain questions and answers. All right. So with this, let us proceed to the first topic. First topic will be your types of property. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टी है क्या. यूजुअली जनरल पार्लेंस में या हम लेमन लैंग्वेज में प्रॉपर्टी टर्म हम यूज करते हैं या तो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड के लिए, या हमारे घर के लिए, या हमारी कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए ये हम टर्म यूज करते हैं. बट दैट इज नॉट द ओनली इंटरप्रिटेशन ऑफ द टर्म प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी में हमारी और भी बहुत सारी चीजें कवर्ड हैं जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन और फर्स्ट कैटेगराइजेशन विल बी योर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी. सो टेंजिबल प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टी होती है विच वी कैन टच और विच वी कैन फील, और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी हमारी वो प्रॉपर्टी है जिसे हम टच या फील नहीं कर सकते बट इट इज वेरी मच इन एग्जिस्टेंस. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बोथ द कैटेगरीज. सो टेंजिबल प्रॉपर्टी की हमारी जो क्लासिफिकेशन है उसके एग्जाम्पल्स हैं, इट कैन बी योर पेन, your pencil, your book, or it can be your car, it can be your bicycle. So all these are examples of tangible properties. These are the properties which you can touch or you can feel. Now let us see कि intangible properties कौन कौन सी हैं. इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज जिन्हें आप देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, बट दे आर वेरी मच इन एग्जिस्टेंस. सबसे पहले तो आपका लैंड ही हो गया, आपका घर हो गया, या आपकी कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, दे आर व्हाट, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज. इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है जहां पर आपका इंटेलेक्ट इज अप्लाइड, मतलब यू हैव क्रिएटेड समथिंग बाय एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड और बाय यूजिंग योर नॉलेज. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी क्या हो सकती है, जैसे कि आपने कोई चीज इन्वेंट की है, या आपने कोई इमेज क्रिएट की है, या आपने कोई मूवी बनाई है, या कोई सॉन्ग बनाया है. तो वो सब क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर क्रिएटेड बाय एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड. सो दे आर ऑल्सो your property, they are termed as intellectual property. Intellectual property के बारे में हम next lecture में डिटेल में डिस्कस करेंगे. So these are the two broad categories, tangible and intangible property. Now let us move to the next categorization, that is your movable and immovable property. As the name only suggests, movable property कौन सी होंगी, जिनको हम एक जगह से उठा के दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं. The properties which we can move, which we can transfer from one place to another. However,
इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी वो प्रॉपर्टीज होंगी जिनको आप एक जगह से दूसरी जगह उठाकर या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. सो दे आर ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी. सो मूवेबल प्रॉपर्टीज के आपके क्या एग्जाम्पल होंगे? इट कैन बी योर अगेन योर बुक और योर पेन और योर पेंसिल और योर कार और योर बाइसिकल. लाइकवाइज फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमारी ब्रॉड कैटेगराइजेशंस हैं और टीपीए इज योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. उसका सेक्शन 3 स्पेसिफिकली डिफाइन करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और उसमें क्या क्या चीजें कवर्ड होंगी. अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर विद दिस, आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू जो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर कैसे होता है और जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर कैसे गवर्न होता है. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट दैट. तो जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी है उसका ट्रांसफर जो है हमेशा सेल ऑफ गुड्स एक्ट से गवर्न होता है. दिस इज अ डिफरेंट स्टैच्यूट और प्रोविजन. जहां कहीं पे भी हमें मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है, इट विल बी गवर्न बाय योर सेल ऑफ गुड्स एक्ट. बट जहां कहीं पर भी हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी को, हमारी लैंड है या आगे हम जो कैटेगरीज पढ़ने वाले हैं, उनको ट्रांसफर करने के लिए वी हैव ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. So all the transfers of immovable property are governed by your transfer of property act. If this a question can be asked from you on the basis of these two facts कि movable property का जो transfer है वो किस act से govern होता है, immovable property का transfer किस act से govern होता है. So I have already discussed with you in detail. तो immovable property को भी हम समझ लेते हैं कि क्या क्या है. इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर हम सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पर्सपेक्टिव से समझें तो उसकी 2-3 कैटेगराइजेशंस हैं विच आर एज पर सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू अर्थ. कोई भी चीज जो अर्थ के साथ अटैच्ड है. अब इसमें क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी अटैच्ड टू अर्थ? योर प्लांट्स, योर ट्रीज, योर fruit bearing trees or your timber bearing trees. So all those are examples of immovable property. तो इसके हम क्या कैटेगराइजेशन में हम क्या लिख सकते हैं? Trees, plants. ठीक है. इसके अलावा दूसरी क्या चीज है? Things embedded in earth. Embedded in earth मतलब जैसे कि हमने कोई दरवाजा लगाया, उसको भी हम मिट्टी में उसको प्लेस करते हैं, या हमने कोई और चीज को मिट्टी में ऐसे प्लेस कर दिया है विच वी डू नॉट इंटेंड टू मूव. सो ऑल दोज थिंग्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज योर इमूवेबल प्रॉपर्टी. अब इस कॉन्टेक्स्ट में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, दैट इज योर शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, जिसमें डिस्कस किया गया डिस्टिंक्शन बिटवीन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रीज. अब ट्रीज का हम इन जनरल समझें तो हम क्या समझेंगे? ट्री एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है कि हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, बट दैट इज नॉट द सिनेरियो. ट्रीज की भी दो फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं. नाउ लेट अस हैव अ लुक एट देम. जो हमारे ट्रीज हैं इनके दो पर्पस हो सकते हैं, और देयर कैन बी टू काइंड्स. वन इज योर फ्रूट बेयरिंग ट्री, एंड अनदर वन जो आप टिम्बर के लिए यूज करते हो, जिसकी लकड़ी आप या तो फर्नीचर में या किसी और फैक्ट्री में यूज करते हैं. तो अकॉर्डिंगली फिर हम इनको क्लासिफाई करते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में. सो अकॉर्डिंग टू योर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो आपके फ्रूट बियरिंग ट्री हैं जिनमें फ्रूट्स लगते हैं, मैंगो, एप्पल, एनीवन, दे आर योर इमूवेबल प्रॉपर्टी. ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड. सो जो फ्रूट बियरिंग ट्रीज हैं, क्योंकि आप उनको काटेंगे नहीं, दे विल एग्जिस्ट देयर एंड ओनली यू विल जस्ट प्लक द फ्रूट्स फ्रॉम देम, सो दे आर डीम्ड टू बी योर इमूवेबल प्रॉपर्टी. जबकि जो आपकी टिम्बर के लिए आपने ट्रीज लगाए हैं, जिनको आपको बाद में लकड़ी को यूज करना है या तो फर्नीचर बनाने के लिए या फिर किसी और फैक्ट्री में यूज करने के लिए,
उनको हम कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। तो दैट वे ट्री का आप कैसे यूज करने वाले हैं उसके बेसिस पर हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, either the immovable property or movable property. So this is a very important fact which you must keep in your mind, and it is very important from the examination point of view. The name of the case is Shanta Bai versus State of Bombay. So after this we have benefits arising out of land. अब बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड एक अनदर कैटेगराइजेशन है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी है, उस पे यू हैव अ पॉन्ड और उसमें आप फिशिंग करते हैं या फिशरी एक्टिविटीज करते हैं, तो जो वो आपका राइट ऑफ फिशिंग है या उस रास्ते पे कोई राइट ऑफ वे है कि लोग उस रास्ते से ट्रेवल करके आपकी प्रॉपर्टी से ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो जो वो राइट ऑफ वे है या राइट ऑफ फिशरी है वो भी आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड में कौन से राइट्स आ जाते हैं आपके? राइट ऑफ फिशरी, because that is also one of the benefits that you're drawing from the movable property, right of fishery or your right to way. So these are the broad categorization of your types of property: tangible, intangible, movable and immovable. Movable की भी फर्दर हमने क्लासिफिकेशंस पढ़ी, जिसमें हमने स्पेशल एम्फेसिस किया ट्रीज पर कि ट्रीज इवन दो हमें लगता है ट्रीज जो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं, बट किन सर्कमस्टांसेस में हम उन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे और किन सर्कमस्टांसेस में हम उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू इन डिटेल इन these 2 points. उसके अलावा बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, ये भी हमारे क्या है? ये भी हमारे इमूवेबल प्रॉपर्टी है। So that is all with the types of property. Now with this let us proceed to the next topic for today, which is your who can transfer a property. अब हम कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है, चाहे वो हमारा पेन है, चाहे वो हमारी गाड़ी है, चाहे वो हमारा घर है, we can transfer these properties to the another person. Now who can transfer this property? First and foremost, let us understand these two terms, transferor and transferee. जो ओनर है प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसफरर, और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफरी। Now let me write it down for you. So transferor is the person who is the owner of the property and who transfers the property. All right. इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, दैट इज ट्रांसफरी। ट्रांसफरी कौन है? अब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, द पर्सन टू हुम प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। ऑल राइट, इसके बाद नाउ लेट अस सी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कौन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है और कौन प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, इसकी भी हमारे पास 3 कैटेगराइजेशंस हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट देम वन बाय वन। यहां मेंशन करते हैं इसे। कॉम्पिटेंसी से हम क्या समझते हैं कि कौन ट्रांसफर कर सकता है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अ पर्सन ऑफ sound mind. A person of sound mind मतलब that person is not insane. The person is capable of understanding the nature of transfer and he is able to differentiate कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके इस ट्रांसफर से उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। He is able to understand the consequences of his act. Then we can call that person is of sound mind. ठीक है, अगर उसे यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या एक्ट परफॉर्म कर रहा है और इस ट्रांसफर करने से उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और जो वो एक्ट कर रहा है वो सही है या गलत है, तो उस इंसान को हम कैपेबल नहीं मानते कि वो ट्रांसफर कर सकता है, एंड वी डीम हिम टू बी इनकॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। So for being competent to transfer, one must be of sound mind. That is the first essential.
इसके बाद जो सेकंड एसेंशियल है दैट इज माइनर कैन नॉट ट्रांसफर. नाउ हु इज अ माइनर? एनी पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 years. कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, इफ दैट पर्सन इज बिलो 18 years ऑफ एज, तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी. So any person who is deemed to be competent to transfer must be above the age of 18 years. So any person who is minor, he or she cannot transfer. अब थर्ड कैटेगरी जो है कॉम्पिटेंसी के लिए, not disqualified by law. अब इसका क्या मतलब है? कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी. अब वो कौन कर सकता है? हमारे गवर्नमेंट. बाय मेकिंग सर्टेन लॉज द गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर दैट द प्रॉपर्टी विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू सर्टेन कैटेगरी ऑफ people. Now let us have a look कि वो कौन कौन लोग हो सकते हैं who will be disqualified from either transferring the property or receiving any property in the transfer. मतलब ना तो वो ट्रांसफरर हो सकते हैं और ना ही वो ट्रांसफरी हो सकते हैं. They can be your either your enemy aliens or any insolvent person. Now who's an enemy alien? एलियन टर्म हम यूजुअली यूज करते हैं लॉ में समवन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. बट अगर कोई हमारा फ्रेंडली एलियन है तो उसको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं. बट इफ समवन इज अ एनिमी एलियन मतलब आवर कंट्री इज एट कंफ्लिक्ट विद दैट पर्सन्स कंट्री. जिस कंट्री का वो सिटीजन है, या तो उस कंट्री के साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वी आर एट वॉर विद दैट कंट्री. इन दैट केस दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी योर एनिमी एलियन और उसको आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते और ना ही आप उससे कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ले सकते हो. So that way enemy alien is disqualified by law. He cannot be either a transferor or a transferee. उसके बाद सेकेंड कैटेगराइजेशन है इंसॉल्वेंट पर्सन. नो हु इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन? इंसॉल्वेंट पर्सन वो है हु हैज बिकम बैंकरप्ट, जिसका दिवालिया निकल गया है, जिसके पास फाइनेंसेस ही नहीं है कि वो आपकी, अगर वो आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो वो आपकी प्रॉपर्टी के जो एज अ बायर ही विल नॉट बी एबल टू पे ऑफ द मनी. So insolvent people are barred from either transferring or any property or receiving any property in transfer. So that is the broad categorization of your competency to contract. अब ये दोनों पे अप्लाई होती है. It is applicable on both the transferor and the transferee. अब इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों ट्रांसफर एंड ट्रांसफरी दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड व्हेन द ट्रांसफर इज मेड एंड दे शुड नॉट बी माइनर व्हेन द ट्रांसफर इज डन and they should not be disqualified by law. So this is the broad categorization of the people who are competent to transfer. इसके बाद हमारा next point है who are authorized to sell the property, the owner or the agent. So usually who have the authority to sell? यूजुअली इट इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हु कैन सेल द प्रॉपर्टी. अब किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमारे पास दो तरह के राइट्स हो सकते हैं. विच आर दोज कैटेगरीज ऑफ राइट्स? एनी प्रॉपर्टी, ईदर you will have ownership of that property or you are just having the possession of that property. अब ओनरशिप किसके पास होगी? ओनर के पास. ही इज द वन ओनर, जिसके पास ओनरशिप है वो उस प्रॉपर्टी को कैसे भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, किसी को सेल कर सकता है, उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन ले सकता है. सो ओनर के पास कंपैरेटिवली ज्यादा राइट्स होते हैं प्रॉपर्टी पर. हाउएवर जिसके पास सिर्फ पोजेशन है, आपने मान लीजिए आप एक लैंडलॉर्ड हैं और आपने एक टेनेंट रख लिया, अपनी प्रॉपर्टी को उसको लेट कर दिया है कि ओके यू कैन स्टे इन माय प्रॉपर्टी एंड यू विल हैव टू गिव मी अ रेंट मंथली.
तो उस केस में ही इज जस्ट हैविंग द राइट टू पोजेशन, वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी में रह सकता है, वो उस प्रॉपर्टी को आगे सेल नहीं कर सकता और ना ही उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन ले सकता है. So that way प्रॉपर्टी के रिलेशन में we have these two aspects. One is related to your ownership. ओनर जो है वो कुछ भी एक्सरसाइज कर सकता है in relation to that property. However possession का जिसके पास राइट है वो सिर्फ उसकी possession enjoy कर सकता है और उसको सेल नहीं कर सकता, ना कोई उस पर लोन ले सकता है. अब हम डिस्कस कर रहे हैं अथॉरिटी टू सेल. अब अथॉरिटी टू सेल किसके पास होगी? दी ओनर. इट इज दी ओनर हु विल हैव दी अथॉरिटी टू सेल. So the transferor, the person who is selling the property must be the owner of that property. All right. इसके अलावा और कौन सेल कर सकता है प्रॉपर्टी? Another person is agent. अब मान लीजिए आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, यू आर ओनर ऑफ अ कंपनी और कंपनी के नाम बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो आप इंडिविजुअली हर जगह जाकर खुद वो प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, हर जगह डॉक्यूमेंट साइन करने नहीं जा सकते. तो हो सकता है कि आप किसी को अपना एजेंट अपॉइंट कर देंगे कि ऑन माई बिहाफ दिस पर्सन इज द person who will be concerned with the transfer of property. उन केसेस में एजेंट जो है he will have the authority to sell और he will be the final decision maker कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना है या नहीं करना या किसे करना है. So that way authority to sell दो लोगों के पास हो सकती है, या तो ओनर के पास या जो ओनर ने एजेंट अपॉइंट किया है he can also have the authority to sell. So this way we have covered the topic of who can transfer, जिसमें हमने broadly पढ़ा ट्रांसफरर कौन है, हमारा ट्रांसफरी कौन है. उसके बाद हमने पढ़ा कि who can transfer, कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कौन कौन कर सकता है, एंड कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट. कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट में हमने डिस्कस किया कि कॉम्पिटेंसी टू ट्रांसफर, जो ट्रांसफरर है और ट्रांसफरी है, दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड, दे शुड बी अबव 18 years of age and they should not be disqualified by law. All right. Now with this, let us proceed to the next topic for today's class. So this is how can property be transferred. अब इसको भी हम दो कैटेगरी के बेसिस पे समझते हैं. On the basis of one is your movable property, कि हम movable property को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, and second classification will be for your immovable property. तो मूवेबल प्रॉपर्टी में भी आगे दो फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं. अगर आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है लेस देन 100 रुपीज, ठीक है, और अगर आपकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू इज मोर देन 100 रुपीज, तो इन केसेस में ट्रांसफर कैसे होगा? अब फॉर एनीथिंग, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपीज से कम है, जैसे कि आपका पेन, पेंसिल, एनीथिंग, जिनकी वैल्यू 100 रुपए से कम है, तो उनकी ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर कम मानी जाएगी. इट कैन बी डन सिंपली बाय वे ऑफ डिलीवरी. ठीक है. सो एनीथिंग, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपीज से कम है, उसकी ट्रांसफर आप सिर्फ डिलीवरी से कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा पेन या मेरी पेंसिल या मेरी नोटबुक आपको देना चाहती हूँ, तो मैंने अगर वो आपको डिलीवर कर दी, आपको उसकी पोजेशन दे दी, तो वो आपकी हो गई. उसके लिए मुझे कोई एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ना उसे रजिस्टर कराने की जरूरत है. नाउ लेट अस सी, अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है, तो फिर आप उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे? देन इट विल बी डन बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन. फिर आपको उसे रजिस्टर कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में. तो मूवेबल प्रॉपर्टी की ये दो ब्रॉड कैटेगराइजेशंस हैं कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज से लेस है तो जस्ट बाय वे ऑफ डिलीवरी यू कैन ट्रांसफर. बट अगर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपीज से ज्यादा है, उस केस में आपको जो ट्रांसफर है दैट कैन बी डन ओनली एंड ओनली बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन. नाउ लेट अस हैव अ लुक कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम ट्रांसफर कैसे करते हैं.
तो सबसे पहली चीज इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन थी लेस देन 100 रुपीज और मोर देन 100 रुपीज, यहाँ पर ऐसी कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में हर एक प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हुए आपको उसे रजिस्टर जरूर कराना पड़ेगा रजिस्ट्रार के ऑफिस में, कि आप एक अग्रीमेंट साइन करेंगे, उस पे बायर एंड सेलर दोनों अपने साइन अफिक्स करेंगे, साइन करेंगे उस अग्रीमेंट पर। उसके अलावा 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी उसको अटेस्ट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के साथ आपका एक और चीज जो नेसेसरी है दैट इज अटेस्टेशन। अटेस्टेशन में क्या होता है, देयर विल बी 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो ये बेसिकली दे विल बी एविडेंट टू द फैक्ट कि हाँ ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, इतने अमाउंट के लिए करी है और इस तारीख को करी है। सो दैट वे हर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांसफर के लिए हमें रजिस्ट्रेशन और अटेस्टेशन दोनों चीजें करना नेसेसरी है। ऑल राइट, सो दैट वे वी हैव कवर्ड हाउ कैन प्रॉपर्टी बी ट्रांसफर्ड फॉर बोथ immovable as well as movable property. Now with this let us proceed to the next topic. So this is yet another very important aspect, that is essentials of a valid transfer. कि किसी भी ट्रांसफर को हम valid transfer कब मानेंगे। So first and foremost being between 2 or more living persons. सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है हमारा वो हमेशा उन ट्रांसफर को गवर्न करता है जहां पे ट्रांसफर 2 लिविंग पर्सन्स या 2 लिविंग ह्यूमन बींग्स के बीच में हो रहा हो। नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स, हो सकता है कि प्रॉपर्टी एक ह्यूमन बींग से दूसरी कंपनी को ट्रांसफर हो रही हो या किसी फर्म को ट्रांसफर हो रही है, बट दे शुड बी इन एग्जिस्टेंस एट प्रेजेंट। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ट्रांसफर इज ऑलवेज बिटवीन 2 और मोर लिविंग पर्सन्स। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कैन अ ट्रांसफर बी डन टू एन अनबॉर्न पर्सन? क्या हम एक अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं? बिकॉज अभी हमने एसेंशियल कंडीशन क्या पढ़ी है कि जो प्रॉपर्टी है दैट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली एंड ओनली बिटवीन लिविंग पर्सन्स। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ही इसमें एक प्रोविजन देता है जो कि इस प्रिंसिपल की एक एक्सेप्शन है कि हाँ हम अनबॉर्न पर्सन्स के फेवर में या उनके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट उसमें भी एक एक्सेप्शन है, या उसमें एक रूल है कि टिल द टाइम दे आर बॉर्न, the property will be transferred to someone to take care of it. Will be transferred to someone to take care of it. कि जब तक this child is not born and he attains the age of majority, जब तक वो age of majority attain नहीं करते हैं, you will have to transfer that property in someone else's name. हो सकता है वो टेम्परेरीली आप उसकी मदर के नाम कर दें या उसके फादर के नाम कर दें या किसी और XYZ पर्सन के नाम भी कर सकते हैं, बट जिस पर्सन को आप वो टेम्परेरी ओनरशिप दे रहे हैं उनके जो राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली प्रॉपर्टी बच्चे की प्रॉपर्टी है। तो जिस भी बंदे को आप ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं वो इसको सेल नहीं कर सकता, ना इस पे कोई लोन ले सकता है, ना ही इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी ऐसा एक्ट कर सकता है जिससे कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो। ठीक है, सो दैट वे अनबॉर्न पर्सन को हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वो उसको मिलेगी कब, उसके नाम कब होगी, व्हेन दैट पर्सन विल अटेन मेजॉरिटी। ऑलराइट, इसके साथ ही एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने अगर विल्स का कॉन्सेप्ट सुना है, विल क्या होता है? तो व्हाट इज अ विल? विल इज अ टेस्टामेंट्री टेस्टामेंट। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए कि टुडे इफ देयर समवन हु इज वेरी ओल्ड
एज और वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं कि व्हेन आई विल डाई माय प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू एक्स और वाई और जेड, वो किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दैट वे जो वो उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है वो उनके मरने के बाद ही ट्रांसफर होता है और इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होता। तो विल्स का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ ट्रांसफर आफ्टर द डेथ अप्लाई होता है, तो ये टीपीए से गवर्न नहीं होता, इस पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। दिस इज गवर्न बाय योर सक्सेशन एक्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या जो विल है, विल में भी तो प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर हो रही है, बट उसमें फर्क क्या है? इट इज ट्रांसफर्ड व्हेन द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग ही इज लिविंग नो मोर, या उनकी डेथ हो जाती है, उसके बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो पाती है। सो दैट वे जो विल्स का कॉन्सेप्ट है हमारे टीपीए में कवर्ड नहीं है, इट इज कवर्ड अंडर द सक्सेशन एक्ट। ठीक है, सो दिस इज ब्रॉडली अबाउट योर फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड इज द प्रॉपर्टी दैट यू आर ट्रांसफरिंग। मान लीजिए ए is transferring his house which is X to B। ठीक है, अब A ने इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन लिया हुआ था, तो लोन क्या है? एक तरीके से लायबिलिटी है। ठीक है, ए ने एक्स प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बी को, और इस प्रॉपर्टी पे उसने लोन लिया हुआ था, और उसने ये फैक्ट, ये बात बी को डिस्क्लोज ही नहीं की कि मैंने इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी लोन सिक्योर किया हुआ है। तो वहां पर क्या है? दिस ट्रांसफर विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड ट्रांसफर बिकॉज हेयर द प्रॉपर्टी इज नॉट फ्री फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ लायबिलिटीज, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी लायबिलिटीज हैं और आपने बी को ये डिस्क्लोज नहीं किया, सो यू हैव कमिटेड अ फ्रॉड ऑन बी, और ये जो ट्रांसफर है वो वैलिड ट्रांसफर माना नहीं जाएगा। सो एवरी प्रॉपर्टी दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस, दैट इज फ्री फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ लायबिलिटीज। उस प्रॉपर्टी को आप जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर कोई भी लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और अगर उस पर कोई लायबिलिटी है भी तो आपको वो बायर को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इफ ही अग्रीज, अगर वो फिर भी अग्री करता है कि ओके आई एग्री टू बाय योर प्रॉपर्टी, देन इट विल बी डीम्ड टू बी अ वैलिड ट्रांसफर। इसके बाद थर्ड पॉइंट है शुड नॉट बी फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट से आप कोई काम करवाना चाहते हैं, ठीक है, आपके फेवर में, मान लीजिए आप एक जुडिशियल ऑफिसर से ही अपने फेवर में डिसीजन चाहते हैं, और आप उन्हें कहते हैं बदले में आई विल ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी टू यू, तो ये क्या है? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। आपकी ट्रांसफर का जो, आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, दैट इज रिलेटेड टू करप्शन। सो वहां पर भी जो आपकी ट्रांसफर है इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ वैलिड ट्रांसफर, और वो ट्रांसफर कैंसिल की जा सकती है। ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज ट्रांसफर शुड नॉट बी इन्वॉल्विंग अ पर्सन डिसक्वालिफाइड टू बी अ ट्रांसफरी और ट्रांसफरर। सो ट्रांसफर, इसमें डिसक्वालिफाइड बाय लॉ का हमने ऑलरेडी कवर किया है पॉइंट लास्ट टॉपिक में, कि who all are deemed to be disqualified by law if that person is an enemy alien, या वो आपका इंसॉल्वेंट हो गया है, तो दैट पर्सन विल नॉट बी डीम्ड टू बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड विल बी डीम्ड टू बी डिसक्वालिफाइड। तो अगर आप मान लीजिए किसी ऐसे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं जो कि डिसक्वालिफाइड बाय लॉ है, तो वहां पर भी जो आपकी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ठीक है, सो इन दिस केस, इस पॉइंट से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे ट्रांसफरी है और ट्रांसफरर, दे बोथ शुड नॉट बी डिसक्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, नाउ इसके बाद ई पॉइंट जो है, दैट द ट्रांसफरर हु ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू मेक द ट्रांसफर। Competent to make the transfer, as I've already discussed with you. Who will be deemed to be competent to transfer the property? It will either be the owner, कि प्रॉपर्टी को सिर्फ या तो ओनर ट्रांसफर कर सकता है, या अगर ओनर ने किसी एजेंट को अपॉइंट किया है तो वो एजेंट भी उसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, नाउ इसके बाद नेक्स्ट इज बी एंटाइटल्ड टू द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। एंटाइटल्ड मतलब मेरा टाइटल है उस प्रॉपर्टी पे। अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफरर ओनर है उस प्रॉपर्टी का, या उसको अथॉरिटी दी गई है कि तुम इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हो, इन दैट केस ओनली
the transferor will be deemed to be competent to transfer that property. All right. इसके बाद F point है necessary formalities should be complied with. अब नेसेसरी फॉर्मेलिटीज क्या हैं? जैसे हमने लास्ट स्लाइड में या लास्ट टॉपिक में कवर किया कि ट्रांसफर कैसे होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी की या इमूवेबल की. इमूवेबल के लिए हमने पढ़ा कि जब भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे उसका हमें रजिस्ट्रेशन और अटेस्टेशन करवाना बहुत जरूरी है. अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बट आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया या प्रॉपर फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं किए उसकी ट्रांसफर करते हुए, या इनमें से कोई भी कंडीशंस को आपने वॉयलेट किया है, तो उस केस में जो आपका ट्रांसफर होगा वो वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा एंड इट विल हैव नो वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ. So these are the broad essentials of a valid transfer. So briefly इसमें क्या क्या है? हमेशा जो ट्रांसफर है it will be between two or more living persons. Then there shall be no liability, any form of liability on the property that you are transferring. Third, should not be for lawful object. जिस पर्पस के लिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं वो पर्पस जो है वो इलीगल या अनलॉफुल नहीं होना चाहिए. डी, ट्रांसफर शुड नॉट बी इन्वॉल्विंग अ पर्सन डिस्क्वालिफाइड. जो ट्रांसफरर है या ट्रांसफरी है दे शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. ठीक है. ई पॉइंट जो था हमारा, जो पर्सन है ट्रांसफरर है, either he should be the owner of the property or he should be the agent who is authorized to make such a transfer. और फिफ्थ पॉइंट था कि आपको जो भी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज हैं आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको सारी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज को, लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ट्रांसफर वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. ऑलराइट. सो विद दिस वी आर डन एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन. अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन भी एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. देयर आर थ्री पीपल A, B and C. Now A sells his house X to B. ठीक है. And he tells him in return you sell this house to Y. ठीक है. अब यहां पर C ने भी B को इसके लिए 10 लाख रुपीस दे दिए मान लीजिए. ठीक है. तो इस केस में क्या है, यहां पर B के पास चॉइस है. वो बदले में अगर X से ये प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है तो वो प्रॉपर्टी किस ग्राउंड पर क्लेम कर रहा है कि बदले में उसको ये प्रॉपर्टी C को डिलीवर करनी है एंड इन रिटर्न ही विल बी गेटिंग 10 लाख रुपीस. अब उसने क्या किया, उसने X से भी प्रॉपर्टी ले ली और C से भी 10 लाख रुपीस रिसीव कर लिए, बट ये प्रॉपर्टी उसको डिलीवर नहीं की. तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन क्या कहता है कि यू कैन नॉट एप्रोबेट और रेप्रोबेट. यू कैन नॉट एप्रोबेट or reprobate at the same time. कि अगर B को ये प्रॉपर्टी X लेनी है तो उसने वो इस कंडीशन पे A ने B को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है कि उसको भी आगे Y को, उसको भी C को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी. अगर मान लीजिए अब ये यहाँ पे ये X तो प्रॉपर्टी इसने ले ली बट आगे Y को ट्रांसफर नहीं, Y प्रॉपर्टी C को ट्रांसफर नहीं की, तो वहां पर क्या है, इट विल डीम टू बी इनवैलिड. अब यहाँ पे उसने बेनिफिट तो ले लिया बट आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की, जिससे A को लॉस हो गया. ठीक है. तो अगर आप कोई बेनिफिट ले रहे हो तो आपको आगे भी, अगर आपने किसी कंडीशन पे वो बेनिफिट लिया है तो आपको वो बेनिफिट आगे भी ट्रांसफर करना पड़ेगा. इसका एक और मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूं. सपोज A ट्रांसफर्स हिज प्रॉपर्टी X टू B. ठीक है. नाउ हियर A टेल्स B दैट इस प्रॉपर्टी पर मैंने ऑलरेडी लोन लिया हुआ है, वुड यू लाइक टू बाय दिस प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू यूजुअली 1 करोड़ है. आई एम गिविंग यू दिस प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 10 लाख. ठीक है. अब B कहता है ओके आई विल बाय योर प्रॉपर्टी फॉर रुपीज 10 लाख बट फर्स्ट यू पे द लोन अमाउंट.
ठीक है। अब ए आपको इतनी कम अमाउंट पे ऑलरेडी बी को ये प्रॉपर्टी इसीलिए दे रहा था ना, क्योंकि उस पे कुछ लायबिलिटी है। अब बी को अगर ये प्रॉपर्टी एक्सेप्ट करनी है तो इसका जो भी बेनिफिट है और इसके साथ जो भी लॉस आ रहा है उसके साथ ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहां पर बी नेगोशिएट नहीं कर सकता, ठीक है। सो सिर्फ आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है आप सिर्फ उसमें अपना प्रॉफिट ही नहीं देख सकते, उसके साथ अगर आपको कोई लायबिलिटी भी आ रही है आपके ऊपर तो वो भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन फॉर यू। इसके बाद नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। Now let's see what does it say. It is based on a Latin maxim, ut lit pendent nihil innovatur, which means nothing new should be introduced in a pending litigation. Now let us again understand this with the help of a illustration. Suppose a litigation is pending between A and B related to property X. जहां पर A कह रहा है कि this property belongs to me, I am the owner of the property, and B is also saying I am the owner of the property. ठीक है। Now while litigation is pending, while the litigation is pending, litigation is pending का मतलब है कि जब इस केस की जहां पे इन दोनों में से कोई एक इसका ओनर है वो डिक्लेयर होगा, उसकी हियरिंग अभी चल ही रही थी, कोई डिसीजन आया नहीं है अभी कोर्ट का। इन द मीन टाइम A sells this property X to a person C. While the litigation is pending, he transferred this property X to C. Now, what is the status of this transfer of property X made by A to C? अब यहां पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस क्या कहता है? That transfer made by A to C will be considered to be a invalid transfer. कि जब तक कोर्ट में इस प्रॉपर्टी को लेके हियरिंग चल रही है, जब तक इसकी ओनरशिप डिसाइड नहीं हो जाती, तब तक आप इस प्रॉपर्टी को आगे फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस फॉर यू। So what does it say in brief? That as long as any litigation is pending in relation to any property, you cannot sell this property forward to any other person. So this is also a doctrine which has been evolved in the interest of justice and equity. अब justice और equity क्यों इस पे अप्लाई होगा? मान लीजिए कि कल को कोर्ट डिसाइड कर लेता है कि A is not the owner of the property but B is the actual owner of the property. तो यहां पर क्या होगा? C को जो ट्रांसफर हुआ था वो ऑटोमेटिकली इनवैलिड हो जाएगा और C को लॉस भी सफर करना पड़ सकता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस से बचने के लिए जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस डेवलप किया है कि जब भी किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई हियरिंग चल रही होगी, कोई लिटिगेशन पेंडिंग होगी, आप उस प्रॉपर्टी को आगे फर्दर कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। All right, so that is the concept of doctrine of lispendence for you. Now let us see what do we have after this. Okay, so after this, अभी तक जो भी हमने आज क्लास में कॉन्सेप्ट्स कवर किए, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हो गए जिसमें मूवेबल, इमूवेबल है, हु कैन ट्रांसफर, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ट्रांसफर, एंड द लास्ट टू डॉक्ट्रिन्स दैट वी हैव कवर्ड, उसके बेसिस पे नाउ लेट अस सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस. So the first question that we have is, immovable property is transferred under which law or statute? This I've already discussed with you. Movable property के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट है? Sales of Goods Act. जबकि immovable property की जितनी भी ट्रांसफर्स हैं वो गवर्न होती हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से. Now let us first have a look कि इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं. First option is your Indian Contract Act. So it is a no. Second is Transfer of Property Act. Yes, because अभी तक हमने जितनी भी प्रोविजंस डिस्कस की हैं वो सब हमारी कहाँ मेंशन्ड है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में. उसके बाद सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नो, बिकॉज इट गवर्न्स विद व्हाट? इट गवर्न्स विद योर मूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसफर डिस्कस नहीं है. Next we have Indian Succession Act.
इंडियन सक्सेशन एक्ट का भी मैंने आपसे डिस्कस किया। इंडियन सक्सेशन एक्ट में हमारे क्या कवर्ड है? विल्स, नॉट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, विल से भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर रहे हैं, बट यहां पर क्या डिफरेंट कंडीशंस आ जाती है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ उन ट्रांसफर्स को गवर्न करता है जहां पर हम हमारी प्रॉपर्टी को बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स ट्रांसफर कर रहे हैं। हाउएवर इंडियन सक्सेशन एक्ट में हम सिर्फ विल्स के कॉन्सेप्ट से डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए अ पर्सन हु इज ऑन हिज डेथ बेड, या किसी ने भी अपनी विल बनाई है कि कल को इफ आई डाई माय प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड और विल बी गिवन टू दीज पर्सन्स, तो वो गवर्न होता है बाय वे ऑफ विल, एंड दैट इज थ्रू इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है कैसे? ओनली एंड ओनली व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्सन्स। नाउ विद दिस लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is who is competent to transfer an immovable property? Immovable property को ट्रांसफर कौन कर सकता है? Now let us look at the options. Any person above the age of 18 years, any person of sound mind, any person not disqualified by law. ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था कॉम्पिटेंसी टू ट्रांसफर, असेंशियल्स ऑफ वैलिड ट्रांसफर या हु कैन ट्रांसफर, उसमें हमने ये तीनों कंडीशंस पढ़ी थी कि जो ट्रांसफरर है या जो ट्रांसफरी है वो दैट पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, उसकी जो एज है अबव 18 होनी चाहिए, एंड दैट पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। तो ये तीनों ही कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल्ड हैं, सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। Now let's move to next question. In which type of transfer of property registration is not mandatory? कहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है? अब ये हमारा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आया? हमारा फॉर्मेलिटीज, जो हमने पढ़ा था कि हाउ अ ट्रांसफर विल बी मेड एंड व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी डन इन रिलेशन टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। So it says where transfer is of tangible property whose value is more than 100 rupees. अब tangible property को क्या हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं? Movable property. Where transfer is of tangible property whose value is less than 100 rupees, or where transfer is of intangible property whose value is less than 100 rupees. Where transfer is of intangible again here it is immovable property whose value is more than 100 rupees. So this we have already discussed. Sorry. Any movable property जिसकी वैल्यू 100 रुपीज से कम है वहां पर हमें रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, वहां हम ट्रांसफर सिर्फ डिलीवरी से ही फुलफिल कर सकते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होगा वेयर ट्रांसफर इज ऑफ टेंजिबल प्रॉपर्टी हुज वैल्यू इज लेस देन 100 रुपीज। सो दिस वे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, which of the following are essential requirement for transfer of property under Transfer of Property Act? TPA के अंदर क्या essential conditions fulfill करना जरूरी है for a valid transfer? Which says competency of parties, property should be free from encumbrances, registration and transfer to be between two or more living persons. अब ये एक essential condition है which we have already covered. ये भी एक एसेंशियल कंडीशन है कि आप जो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने वाले हैं उस पर कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब ये रजिस्ट्रेशन ये एक मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में ही कवर किया कि ओनली दोज प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू 100 रुपीज से कम है वहां हमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो दिस इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन। ऑलराइट, फोर्थ इज ट्रांसफर टू बी बिटवीन टू और मोर लिविंग पर्सन्स। ऑफ कोर्स ये हमने डिस्कस किया, टीपीए सिर्फ इन पर्सन्स को ही, ऐसे ट्रांसफर को ही गवर्न करता है। तो उस हिसाब से क्या आंसर हुआ? 1, 2 एंड 4, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। So after this we have next question, that is which of the following are movable property? Movable immovable की भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, the very first starting topic of our today's class। तो इनमें से कौन कौन से हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी है? ग्रोइंग क्रॉप्स, यस दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी। जो हमारा सेक्शन 3 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो हमें डिफाइन करता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी। तो उसी डेफिनेशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि जो हमारी ग्रोइंग क्रॉप्स हैं उनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। ठीक है,
ट्रीज बेयरिंग फ्रूट्स एंड ट्रीज ग्रोन फॉर टिम्बर। अब ये भी मैंने आपको केस लॉ से समझाया था, जो हमारे ट्रीज बेयरिंग फ्रूट्स हैं दे आर योर इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। हाउएवर जो टिम्बर के लिए आपने ट्रीज ग्रो किए हैं उनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्टैंडिंग ग्रास। अगेन ये भी हमारे सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ही गवर्न है कि स्टैंडिंग ग्रास एंड ग्रोइंग क्रॉप्स, इन दोनों को, इवन दो हमें लगता है दे आर अटैच टू अर्थ, बट इनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर करते हैं, ठीक है। सो दैट वे इनमें से कौन कौन से मूवेबल प्रॉपर्टी हैं? योर फर्स्ट वन, योर थर्ड एंड योर फोर्थ ऑप्शन। तो 1, 3 एंड 4, सो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ विद दिस लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? तो आप क्वेश्चन भी पढ़ो ना तो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, कि कई बार यहीं पर करेक्शन, यहीं पर कंफ्यूजन होने की वजह से हम आंसर गलत कर देते हैं। फॉल्स पूछा है या ट्रू पूछा है, या कहीं पर वर्ड, छोटा सा वर्ड आ जाता है नॉट, जिसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, जिससे क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। So which of the following is false regarding doctrine of lis pendens? lis pendens अगेन जहां पे लिटिगेशन पेंडिंग है और आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है, तो वो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो एक वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। नाउ लेट अस सी which of the statements is false. So it applies only when the litigation is going on. This is true. It applies when immovable property is matter in issue in such litigation. This is also true. Then it applies even after litigation is over. This is false. अब ये false क्यों है? जहां पर लिटिगेशन आपका केस डिसाइड हो चुका है, ये डिसाइड हो गया है कि कौन ओनर है और कौन ओनर नहीं है, तो फिर कोई डिस्प्यूट ही नहीं अराइज होता। देन व्हेन द लिटिगेशन इज ओवर एंड द मैटर इज डिसाइडेड, फिर तो कोई भी प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। ऑलराइट, सो ये पार्ट नहीं है हमारे डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस का। Fourth is such transfer should affect the rights of a third person. Of course, जब हम आपकी कोई हियरिंग पेंडिंग है और आप इन बिटवीन प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर देते हो, तो वो लॉस कौन सफर करेगा इस सब में? जिसको आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है। तो ऑफ कोर्स लिस पेंडेंस इसीलिए ही बनाया गया है, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द थर्ड पर्सन और द आउटर पार्टी। तो दैट वे इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is transfer by way of will covered under your transfer of property act? So इसका क्या आंसर है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके ऑप्शंस हैं yes, no, sometimes, none of the above. So it says no. जो हमारा विल का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर डिस्कस्ड है या कौन से एक्ट में कवर्ड है? इट इज कवर्ड योर अंडर योर इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो विल्स का कॉन्सेप्ट कहां कवर्ड है? इंडियन सक्सेशन एक्ट में। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज राहुल हु इज 15 years old made a transfer of property to Sahil. Is it a valid transfer? So options you have is yes, no, can't be determined and none of the above. So what is the correct answer for this? Any person who is below 18 years of age, बिलो 18 years of age वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, या वो उसको हम कॉम्पिटेंट नहीं मानते कि वो ट्रांसफर कर सकता है। सो यहाँ पर जो है, इज इट अ वैलिड ट्रांसफर? नो। व्हाई इट इज नॉट अ वैलिड ट्रांसफर? बिकॉज हेयर द ट्रांसफरर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर। वो 18 साल से छोटा है तो उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सके। ऑलराइट, सो विद दिस नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। Now, which of the following is not true with respect to Transfer of Property Act? ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, not true पूछा है, ठीक है। First one says transfer can be made only between living persons. This is true, already discussed with you. Transfer can be made only for lawful object and for lawful consideration. This is also true. ये हमने जो असेंशियल कंडीशंस पढ़े थे फॉर वैलिड ट्रांसफर उसमें कवर्ड है। देन ट्रांसफर कैन बी मेड ओनली ऑफ दैट प्रॉपर्टी विच इज फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस। दिस इज ऑल्सो ट्रू कि जो भी आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। देन
transfer can be made between a living and a dead person. Now this is false or this is not true. So this is the correct option. ठीक है. So between a living and a dead person कहाँ covered हो गए? It may be covered under the Indian Succession Act, but it will not be covered under your Transfer of Property Act. So after this, we have the next question. Are intellectual property rights a part of the Transfer of Property Act? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस भी किया था, जो हमारे कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, पेटेंट्स हैं, दे आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. आर दे अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? नो, क्योंकि इनके लिए हमारे पास अलग से एक्ट्स हैं, जैसे कॉपीराइट एक्ट है, ट्रेडमार्क एक्ट है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट है. सो दैट वे दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ऑलराइट. Okay, so that way we are done with the questions also. So that is all for today's class. I hope you all have understood each and every concept in detail. So आगे आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स, जिसमें हम सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज, लीज, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. ऑल राइट, सो थैंक यू एवरीवन. आई होप यू ऑल हैव अ नाइस डे. थैंक यू.